Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today wide span of control along with the advantages and disadvantages of wide span of control. This lecture is going to be in Urdu language. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। आज हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं अपने लेक्चर में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल या वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी समझाऊंगा एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल हम समझेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या कहलाता है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, जिसमें मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह मैनेज होता है, क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती है, किस वजह से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, बड़ी डिटेल्स के साथ समझाया था। अगर नहीं देखा तो ये रहा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाइए जाके देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, क्योंकि इस सीरीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और इससे लिंक जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, रीड करो। स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर डायरेक्टली हेल्ड आंसरेबल टू अ मैनेजर। दूसरी डेफिनेशन वो कहता है स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स that how many subordinates are directly under the authority of a manager। मेरे हाथ को देखो, गौर से इसको देख के तुम्हें समझ आएगा स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है। मेरे हाथ के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग डायरेक्टली मुझे आंसरेबल हैं। दो चीजें होती हैं यहाँ पे, एक होता है डायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल। वो दोनों आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरी बात को गौर से दोबारा समझो। मेरे हाथ के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल। अगर 5 लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं तो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल है 5। 2 लोग रिपोर्ट करते हैं 2। 50 लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं तो 50। कितने लोग मुझे डायरेक्टली आंसरेबल हैं, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। दोबारा से रीड करो, नीचे वाली रीड कर लो। स्पैन ऑफ कंट्रोल, हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स आर डायरेक्टली अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ मैनेजर और हेल्ड आंसरेबल टू अ मैनेजर। बात क्लियर हुई, समझ आई? आगे बढ़ते हैं जनाब। स्पैन ऑफ कंट्रोल इसे कहते हैं। आगे, हायर स्पैन ऑफ कंट्रोल इन द हायरार्की, द वाइडर इज हिज और हर स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में एक बंदा जितने हायर लेवल के ऊपर जाता चला जाता है, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल उतना बढ़ता चला जाता है। कैसे, यहां मैं समझाऊंगा डायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल। मिसाल के तौर पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट कराची का मिसाल के तौर पे जो बंदा हेड है, जैसे आप कह लें कि मैनेजर मार्केटिंग कराची, इसके नीचे 15 लड़के काम कर रहे हैं। ये इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है 15। लेकिन मार्केटिंग हेड पाकिस्तान, इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल जो इनडायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल है, कराची वाले का डायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल कितने हैं, 15 लोग। अब इसी तरह से एक हेड लाहौर में काम कर रहा है, एक हेड इस्लामाबाद के अंदर है, एक हेड रावलपिंडी के अंदर है, एक हेड किसी और सूबे के अंदर है, एक हेड हैदराबाद के अंदर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। इन सब के ऊपर जो हेड है वो पूरे पाकिस्तान का मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है। उसको आप रीजनल हेड भी कह सकते हैं, रीजनल हेड मार्केटिंग एंड सेल्स भी कह सकते हैं मिसाल के तौर पे। इसका इनडायरेक्ट, इसका डायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? इसका डायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो सारे मैनेजर्स, सिर्फ वो सारे मार्केटिंग मैनेजर्स जो शहरों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल, इन मैनेजर्स के नीचे काम करने वाले भी तमाम लोग इसका इनडायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल हैं। बात समझ आई? डायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल वो लोग जो डायरेक्टली मेरे मातहत काम कर रहे हैं, मेरे हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, मुझे आंसरेबल हैं। इनडायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल मेरे पूरे नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं, उनके नीचे भी जितने लोग काम कर रहे हैं, वो भी सारे मेरे इनडायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर आते हैं। सीईओ ऑफ द कंपनी इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इनडायरेक्टली ही इज इन चार्ज ऑफ ऑल द वर्कर्स।
मैं जिस स्कूल को रन करता हूं उस स्कूल के अंदर जो मेरा डायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो डायरेक्ट मेरे कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो डायरेक्ट मेरे डिपार्टमेंट हेड्स हैं, मैं उनसे बात करता हूं। लेकिन अगर मेरे स्कूल में कोई भी हादसा हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से जो डायरेक्टर मेरे साथ डायरेक्ट लिंक्ड है उसकी मुझे स्ट्रेट कॉल आती है, शाहीन साहब क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या ड्यूटी पे टीचर नहीं था, क्या सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे। इन सारी बातों का मुझे जवाब देना पड़ता है, चाहे वो मेरा स्कूल जो मैं रन कर रहा हूं या चाहे वो स्कूल जहां पे मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। आप समझने की कोशिश करें, मैं आंसरेबल क्यों हूं उस बच्चे को चोट लगने का, क्योंकि इनडायरेक्टली तमाम मामलात मैं, क्योंकि उस स्कूल का हेड हूं, प्रिंसिपल हूं, तो वो मेरे अंडर आते हैं। डायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल, बात क्लियर हो गई यहां तक। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल समझा दिया। अब इसमें बंदा जितने हायरार्किकल लेवल पे ऊपर बढ़ता चला जाएगा उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल उतना ही वसी अरीज होता चला जाएगा। ओके, मूव करते हैं। अच्छा जनाब, वाइडर एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखो, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल को आप उस वक्त तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि उसके ऑपोजिट नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल को नहीं समझेंगे। तो पहले मैं ये समझाता हूं कि नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। इज अ मैनेजमेंट स्टाइल वेयर द सुपरवाइजर्स मैनेज ओनली अ फ्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। देखो, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है। नैरो का मतलब है ऐसे ऐसे, वाइड का मतलब है ऐसे। जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लंबा होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट को, अपनी अपनी टीम को मैनेज कर रहा है। लेकिन वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब यह है कि एक बंदा और उसके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, सेम हायरार्किकल लेवल के ऊपर बैठे हुए काम कर रहे हैं। चाहे एक बंदा या ज्यादा से ज्यादा 2 लेयर्स होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या 3 लेयर्स होंगी, इससे ज्यादा लेयर्स नहीं होंगी। तो अब बात को समझने की कोशिश करें। दैट इज कॉल्ड अ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल वेयर मेनी एम्प्लॉइज रिपोर्ट टू अ सिंगल मैनेजर रादर देन ओनली अ फ्यू। लेकिन ये बात आपको समझ आएगी कैसे, ये बात आपको ये पिक्चर देख के समझ आएगी। गौर से इसको देखने की, समझने की कोशिश करो। ये है वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक बंदा बैठा हुआ है और यहां से लेके यहां तक ये सारे इसके स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर हैं। गौर से देखो, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल चौड़ा नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है? चौड़ा नजर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये सारे, ये भाई साहब भी इसको आंसरेबल हैं, ये भी इसको आंसरेबल हैं, ये भी इससे आंसरेबल हैं, ये भी इससे आंसरेबल हैं। ये सारे के सारे ये बीच वाले भाई साहब को जो इनके ऊपर बैठे हैं, इन सबको आंसरेबल। मान लो ये फाइनेंस का है, ये मार्केटिंग का है, ये एचआर का है, ये ऑपरेशंस का है, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, ये सारे के सारे इनको आंसरेबल हैं। क्लियर हो गई बात? मूव करते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला जो है ये नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। अब ये भाई साहब यहां पे बैठे हुए हैं और इनके नीचे एक मैनेजर, दूसरा मैनेजर और इनके नीचे तीसरा मैनेजर, और उन मैनेजर्स के नीचे एक टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, इस टीम के नीचे एक टीम और इस टीम के नीचे एक टीम, इस टीम के नीचे कोई टीम नहीं है। गौर से देखो, ये एक नैरो स्टाइल बना हुआ है, नैरो बना हुआ है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। 3 हायरार्किकल लेवल्स हैं इसके अंदर। इट लीड टू क्लोज कंट्रोल इन द सबऑर्डिनेट्स एंड दिस इज अ टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसको हम टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो आगे जाके मैं समझाऊंगा। और ये नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी है। पिछला वाला वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल था। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलें जी, आगे मूव करते हैं जनाब। अच्छा, अब मैं आपको समझाऊंगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मूव करते हैं जी। सबसे पहले कंट्रोल द कॉस्ट। जब आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है, चौड़ा होता है, तो उसमें आपके हायरार्किकल लेवल्स कम होते हैं। कम हायरार्किकल लेवल्स होने का मतलब यह है कि हर लेवल के ऊपर मैनेजर्स कम है। मैनेजर्स को आप हमेशा हाई पे करते हैं क्योंकि उनका काम होता है टीम को रन करना,
करना, पंचायतों को, मसाइल को निपटाना। तो आप उनको, जब आपने मैनेजर्स को रिमूव कर दिया तो आपकी कॉस्ट, बिकॉज ऑफ फ्यू लेयर्स, आपकी कॉस्ट नीचे चली जाती है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल द कॉस्ट, देयर इज लेस मैनेजरियल पोजीशंस इन द फर्म। बात क्लियर हो गई यहां तक? क्योंकि मैनेजरियल पोजीशंस कम हैं तो कंट्रोल हो जाती है आपकी क्या, कॉस्ट। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। अगला एडवांटेज क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो हेड बैठा हुआ है उससे डायरेक्ट आपकी कम्युनिकेशन है। बीच वाले, अक्सर और बेशतर हम कहते हैं ना, बीच वाले ने काम खराब किया। अगर मेरी डायरेक्टर से डायरेक्ट बात हो जाती, अगर मेरी हेड से डायरेक्ट बात हो जाती, अगर मेरी हमारे सीईओ से डायरेक्ट बात हो जाती तो उन्हें ये बात समझ आती, बीच वाले काम खराब कर रहे हैं। मैं एक कंपनी के अंदर काम करता था, आई वॉज वर्किंग एज, याद नहीं मुझे, लेकिन वो कार्गो की कंपनी थी, हम सामान वगैरह बाहर भेजते थे। अच्छा, जो मेरे ऊपर का मैनेजर था और जो दाएं बाएं के मैनेजर थे, इन सब ने मिलकर मेरी टिका की फाइल खराब करना शुरू की। मैं इनके पास क्वेरी लाता था, क्वेरी को डिले कर देते थे, मेरे पास एक सेल्स कॉल चली जाती थी। होते 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 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, आहिस्ता 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 मेरा ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। अब ये ऊपर सीईओ को बता रहे हैं, शायद ने तो अभी तक कोई सेल्स कॉल नहीं लेके आए जी, शायद साहब तो अभी तक कोई सेल्स कॉल लेके नहीं है। और सीईओ समझ रहा है कि यार ये तो शायद साहब बड़ा टैलेंटेड लड़का था यार, ये सेल्स कॉल नहीं ला पा रहा। असल में क्या होता था कि मैं जब क्लाइंट से बात करता था और मैं लाके इनको देता था क्वेरी के, सर जी, क्योंकि मैं नया था उस वक्त उस कंपनी में, मैं इनको लाके देता, सर ये क्वेरी आ गई है, इसकी प्लीज मुझे कोटेशन दे दें। तो वो कहते थे हाँ हाँ मिल जाएगी, कोई बात नहीं। कोटेशन को डिले करते 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 मेरा क्लाइंट मेरे पास से चला जाता था। एक दिन मौका पाके मैं सीईओ के कमरे में घुस गया और जाके मैंने उसे सारी कहानी बताई। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं कोटेशन लेके, मैं जो क्लाइंट को लेके आता हूँ, ये उसको कोटेशन लाने के अंदर डिले कर देते हैं। और उसके बाद तो सीईओ ने एक बंदा मुझे डेडिकेट कर दिया। उसने बोला कि भाई साहब अब चायान जो भी क्लाइंट लेके आएगा उसकी कोटेशन फौरी तौर पे कोट की जाएगी और मुझे फौरन बताएंगे। सीईओ ने क्या किया, बीच के जो फनकार थे ना, जो सारा काम खराब कर रहे थे, सीईओ ने इनको बाहर किया, मुझे अपने साथ डायरेक्ट किया। दूसरे दिन क्लाइंट लाया, पहले दिन एक बड़ी से पहले वीक के अंदर एक बहुत बड़ी सेल्स कॉल लेके आ गया। बहुत बड़ा नाम है जी, बहुत बड़ा नाम है, जिसने हमारे साथ एग्रीमेंट कर लिया था। अब गौर से देखो क्या हुआ, कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द हायरार्की इन द फ्लैटर स्ट्रक्चर शुड बी मोर इफेक्टिव। अच्छा, फ्लैटर स्ट्रक्चर यानी वाइड जो एंगल है, वाइड स्ट्रक्चर का, उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। क्या होती है? एक्यूरेट होती है, क्योंकि बीच में काम खराब करने वाले लोग गायब हो गए, शॉर्ट हो गए, निकल लिए, उनको निकाल दिया गया। अब आप अपने हेड को, मैनेजर को डायरेक्ट अपनी बात बता रहे हैं, वो डायरेक्ट आपकी बात को सुन रहा है, डायरेक्ट आपकी बात को समझ रहा है, कोई और उसको ट्रांसमिट करके नहीं बता रहा। इंडिपेंडेंसी, सबऑर्डिनेट्स आर मोर इंडिपेंडेंट इन द वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखो, लोग अपने 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 एरिया का काम कर रहे हैं, लोग इंडिपेंडेंट हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं डिपेंडेंट था कि मेरी जो सेल्स कॉल है मुझे मैनेजर को बताना है, ऊपर वाले को, वो फिर अगले को बताएगा। मैं लोगों पे कई सारे हायरार्किकल लेवल्स के अंदर डिपेंडेंट था। जब वो उन लोगों को शॉर्ट किया गया और मुझे डायरेक्ट सीईओ ने अपने साथ डायरेक्ट कर दिया, तो सबकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। मेरे हिस्से का अगर आप समझ रहे तो स्पैन ऑफ कंट्रोल, हम उनका सीईओ के साथ, वो फ्लैट हो गया, वो वाइड हो गया। बात समझ आ रही है? लेकिन यूजुअली ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करता है, किसी एक दो बंदे पे अप्लाई नहीं करता। डिसएडवांटेजेस ऑफ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल, हाई वर्कलोड। हाई वर्कलोड क्या जी? हाई वर्कलोड। हाई वर्कलोड का क्या है? देखो, ऊपर वाला जो बंदा है, ऊपर वाला जो मैनेजर है या जो हेड है, अब क्योंकि मैनेजर्स जो डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स पे काम करते हैं वो तो है नहीं, तो उनका काम किसको करना पड़ रहा है? इसको करना पड़ रहा है, तो इसका वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा। जब वर्कलोड इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि ये गलतियां करेगा, ये भंड लगाएगा, ये प्रॉब्लम्स कर सकता है, इनएफिशिएंसी हो सकती है, एंड सो ऑन। क्योंकि इंसान तो इंसान है, एक साथ सारे काम तो नहीं मैनेज कर सकता। मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसमें कई सारी गलतियां होती हैं। अभी 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 ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन के अंदर मुझसे गलती हुई थी, क्योंकि एक बंदा बहुत सारे जब काम करता है तो उससे गलतियां होती हैं। आपको नहीं पता चला कि इस प्रेजेंटेशन में क्या गलती है, लेकिन गलती थी एक छोटी सी। बहुत सारा सेटअप मैंने करना होता है, खुद अकेले करना होता है, एंड सो ऑन। मेरे पास कोई बहुत बड़ी मीडिया टीम नहीं है जो मैनेज कर रही हो। हाँ, मेरे पास एक टीम है जो मेरी हेल्प आउट करती है। दूसरी डिसएडवांटेज की हम बात करें, इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यू टू द हाई वर्कलोड, मैनेजमेंट विल बी इनइफेक्टिव। मैंने जैसे आपको कहा ना कि हाई वर्कलोड बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो मैनेजमेंट है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। आप अपने कोर टास्क से हट जाएंगे। आपको डेडिकेट करना पड़ता है काम को, सारे काम खुद नहीं कर सकते। सारी काम, मिसाल के तौर पे टॉपिक सिलेक्शन है, अब मैं अपने लेक्चर की आपको मिसाल दूं, टॉपिक सिलेक्शन है, स्टूडेंट के एनालिसिस है कि भाई कैसे स्टूडेंट्स ने मुझसे किस टॉपिक की रिक्वायरमेंट की हुई है, उसकी प्रेजेंटेशन बनाना
बनाना, उसके लिए सारी रिसर्च करना, उसके बाद फिर उसको एक प्रॉपर फॉर्म देना कि वो नजर आए, उसके फॉन्ट्स को सेट करना एंड सो ऑन। उसके बाद प्लस फिर ये लाइट्स को लगाना, फिर ये पूरे सेटअप को लगाना कि आप लोग क्लियर देख सकें, कैमरे को सेट करना। जब इतनी सारी चीजें होंगी तो गलतियां होंगी, इसलिए मेरी एक छोटी सी टीम है मेरे साथ काम करती है। एक एरिया किसी का है, एडिटिंग का एरिया किसी का है एंड सो ऑन। ये सारे सेटअप के अंदर मुझे कुछ हेल्प करते हैं, कुछ टेस्टिंग के अंदर एंड सो ऑन, फिर हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो अगर मैं अकेला ही सारे काम करने लगूं तो गलती का चांस बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि रोल ऑफ द टीम मेंबर्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। अगर ऐसे में, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर, तो अगर किसी का रोल या टीम मेंबर्स के रोल क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो रिजल्ट डिजास्टर्स हो जाता है। लेकिन जब आप लॉन्ग या टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे काम करते हैं तो हर डिपार्टमेंट के अंदर हर बंदे का रोल बिल्कुल क्लियर होता है, सबको पता होता है क्या करना है, कैसे करना है, किसको रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट नहीं करना है, किसको क्या जॉब मिली हुई है। लेकिन वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर ये प्रॉब्लम होता है, अगर आपने क्लियरली नहीं डिफाइन किया तो तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। दिस वॉज माई लेक्चर ऑन वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें। यकीन कीजिए हर देखने वाले का, स्टूडेंट का, टीचर का, प्रोफेशनल का, सबका बेइंतहा फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।